सॉरी, स्पीड टेस्ट स्टार्ट कर दें? टेस्ट कोई कैंसिल वैंसिल नहीं, अभी तो नहीं। मैं अपने उससे कुछ नहीं कह सकता। जब सब आपको पता है तो फिर पूछते क्यों हो? ऐसे तो अपनी खुशी के लिए आपके मुंह से अच्छा लगता है सुनना, ऐसा है ना? पता सब रहता ही है हमें, है ना? हाँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता हूं जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाए। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आइए, चलिए, नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। शुरू करें आज क्लास। सबसे पहले वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, बढ़िया है। जल्दी से बैठ जाइए। आइए, खुश रहिए बच्चे। आइए, कुछ नया सीखते हैं आज। लास्ट क्लास में शायद सवालों का सिलसिला चल रहा था। खुद की कसम खा के कहो, कितने बच्चों ने घर जाके सवाल लगाए थे दोबारा? खुद की कसम खा के कहना है। यह था ना? हाँ, नो सर, बस, बस। मेरी कसम खाओगे? ठीक है, फिर देख लेना और क्या है। वो, वो लगा लिखा रहता ना, पार्किंग एट योर ओन, हो जाएगा सिलेबस एट योर ओन रिस्क। चलिए, आओ शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कुछ नया। पहले कुछ एक सवाल बचे उन्हें खत्म करा दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक? प्यारे बच्चों, अगर एक चीज आपने गौर करी हो न्यूमेरिकल्स में, तो बहुत सिंपल सी चीज है, वो ये कि या किसी भी लेवल का सवाल है, एक चीज हमें करना होता है और वो है रिएक्शन लिखना। मैं आपसे फिर कहूंगा, रिएक्शन जरूर लिखिए, क्यू का पूरा एक्सप्रेशन लिखिए, जल्दबाजी मत करिए। हम रिस्क कैलकुलेशन एरर का नहीं ले सकते। इसी चैप्टर में कहूंगा, और ऐसा एक बार और कहूंगा बस, क्योंकि ऐसा होता है, यहाँ पे एरर बहुत ज्यादा होता है, और उन एरर को मिनिमाइज करने का यही एक तरीका है, उसे आप सावधानी से लिख के आराम से करिए, ठीक है? जो सवाल कर रहे थे मुझे आखिरी सवाल बता दो। उसी में और भी कुछ सवाल हैं। कौन चल रहा था? CR27 वाला चल रहा था, ठीक है। इसे में कुछ एक और सवाल और भी हैं, वो करते हैं और फिर शुरू करते हैं, ठीक है? आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक सिंपल सवाल आपके सामने लिख देता हूं। एक रिएक्शन आप सबके सामने लिखी है। इमेजिन करो Fe+2 की रिएक्शन हो रही है Ag+ के साथ, और यहां पे कन्वर्जन होके ये बन रहा है Fe3+ Ag, राइट? चलेगा? पहला सवाल, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? दूसरा सवाल, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, इस रिएक्शन का E0 सेल पॉजिटिव है, E0 सेल, तो आप एक चीज समझ जाओगे कि सर E0 सेल पॉजिटिव है। प्लीज, ये जो छोटे मोटे सवाल है जो शायद मैं आपको स्पीड टेस्ट में दूंगा, इन्हें मैं ऐसे ही कराता हूं, जो काम की चीजें बस वो आपको सॉल्व करा रहा हूं। ये जो छोटे मोटे ओरली सवाल बनाए जा सकते हैं, ऐसे सवाल लिखने लगे तो कभी सवाल खत्म ही नहीं होंगे। कंसेप्ट यही डिस्कस कर लो, जो मेन चीज है वो लिखा देता हूं, ठीक है? पहले सवाल छोटे मोटे। पहला, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका अपना इनर्ट सेल पॉजिटिव होगा? होगा। हमेशा पॉजिटिव होगा क्या? कोई जरूरी? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जरा सुनिएगा, अगर इसका इनॉट सेल निगेटिव आया, इनॉट सेल, इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसे होने वाली। इनॉट सेल का निगेटिव होने का मतलब ये होता है कि जो दिखाया जा रहा वो नहीं होगा, जो दिखाया जा रहा, लेकिन उसका रिवर्स पॉसिबल है। जिसे ऑक्सीडेशन बताया जा रहा उसे रिड्यूस होना पड़ेगा, जिसे रिडक्शन बताया जा रहा उसे ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। फिलहाल लेट्स इमेजिन ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसका जो E0 सेल या ई सेल है वो पॉजिटिव है। अब सवाल क्या है, सुनिएगा। इसका जो ई सेल है वो हमारी कंट्रोल में है कि नहीं है? हम किसी भी सेल के ईएमएफ को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं, और सबसे नायाब चीज जो है वो है कंसंट्रेशन। जस्ट बाय कंट्रोलिंग द कंसंट्रेशन यू कैन कंट्रोल द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इन बोथ द हाफ सेल। बोलो हाँ या ना? ये अपने आप में जादुई है, तभी तो मैंने कहा हम बैटरी नहीं बनाएंगे, हम मन चाहिए बैटरी बनाएंगे। जितना चाहे पानी मिलाइए, कंसंट्रेशन बदलिए, ईएमएफ बदलिए। अरे हाँ या ना? अब सवाल क्या कहता है, लिखना जरा। ई सेल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, सवाल आपसे पूछा है इसका ई सेल हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ई सेल कैन बी इंक्रीज बाय, मुझे पता है आप सब बता देंगे, लेकिन कॉपी में इस वैरायटी के सवाल को भी कवर कराना है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। ई सेल कैन बी इंक्रीज बाय, और आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+। दूसरा ऑप्शन, बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ
Ag प्लस, तीसरा ऑप्शन बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस, चौथा ऑप्शन बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, और फिफ्थ ऑप्शन आप सबकी सहूलियत के लिए नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, आपको इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है। क्लास का सवाल है तो मोर देन वन करेक्ट आंसर भी पॉसिबल है। एक बात बताओ, इस पूरे सवाल की जो सबसे नींव है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ई नॉट सेल है कि रिएक्शन क्वोशेंट क्यू है? रिएक्शन क्वोशेंट। अगर आप इसके ईएमएफ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है यू जस्ट हैव टू कंट्रोल द कंसंट्रेशन, और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्यू। अगर हम क्यू का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसके जो क्यू का एक्सप्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। सहमत हो कि नहीं हो? एक मिनट, हम सबको नस्ट इक्वेशन याद है, यस और नो? और शायद आपको नस्ट इक्वेशन जो हमने बताया है, यार कितना आसान है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी मात्र एक फॉर्मूला, पूरा का पूरा ई सेल कैलकुलेशन मात्र एक फॉर्मूला। देखा है तो फॉर्मूला एक ही है ना, फॉर्मूले के छोटे छोटे हिस्से हैं मगर ओवरऑल फॉर्मूला तो एक है। और नस्ट इक्वेशन कहता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। ई नॉट सेल तो बदलने वाला नहीं है, जब तक वही इलेक्ट्रोड है तब तक ई नॉट सेल बदलने वाला नहीं है, लेकिन आप क्यू को बदल के ई सेल बदल सकते हैं। अब ये समझना पड़ेगा, ई सेल बदलना है कि बढ़ाना है? बढ़ाना है। और अगर हमें ई सेल बढ़ाना तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस चाहिए, यानी जो क्यू है उसे लेस देन 1 होना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, क्यू का एक्सप्रेशन लिखा, और क्यू का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखा। अब बताओ, अगर इसे घटाना है, इसे, तो आई एम डैम श्योर मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा, इसे बढ़ाना पड़ेगा और इसे घटाना पड़ेगा। ये तीन तरीके हैं जिनसे क्यू को घटाया जा सकता है, और जैसे से क्यू घटेगा मतलब लेस देन 1, और लेस देन 1 तो पॉजिटिव और ई सेल बढ़ेगा। हाँ या ना? अब देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है। तो Fe2 प्लस बढ़ा के सही है, Ag प्लस बढ़ा के सही है, Fe3 प्लस बढ़ा के गलत है। हाँ या ना? और Ag प्लस जो Ag जो कि सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन बदलने वाला नहीं है। तो अगर कभी रिएक्शन बेस्ड सवाल लिख के आपसे पूछता है हाउ टू चेंज द ई सेल, बढ़ाएं या घटाएं, तो आपको क्यू लिख के ही आंसर देना पड़ेगा। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं और चलते हैं कुछ एक पीवाईक्यूज वाले सवालों की तरफ, ठीक है? अब जो मैं सवाल कराऊंगा वो पीवाईक्यूज वाले टाइप के होंगे, मगर उनमें इन्वॉल्व जो कंसेप्ट होंगे पहले उन्हें सिखाते सिखाते पीवाईक्यू सवाल कराऊंगा। डन है बच्चों? डन है। आइए एक छोटा सवाल पूछता हूं, इसे लिख लीजिए। एक छोटा सवाल पूछता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। आप सबको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस पढ़ाया था, और ईसीएस में आपको बताया था कि जो ऊपर है उनका एसआरपी कम और जो नीचे उनका एसआरपी ज्यादा। ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होते हैं, नीचे वाले। अगर ईसीएस वाले एलिमेंट से सेल बनाया जाए तो जो ऊपर है वो हमेशा एनोड होगा, जो नीचे है वो हमेशा। इसी चीज को अब मैं ऐसे नहीं ऐसे पूछता हूं। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है ए, और इमेजिन करते हैं दूसरा इलेक्ट्रोड है बी। इसका प्यारे बच्चों हमें दे रखा है एसआरपी, लेट्स इमेजिन -3 वोल्ट, और इसका एसआरपी दे रखा है लेट्स इमेजिन +5 वोल्ट। तो बताओ ईसीएस में ऊपर कौन है, नीचे कौन है? अब एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल ये कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। अब एक सवाल तो ये भी हो गया, सेल्फ ऑक्सीडाइज टेंडेंसी किसकी है, क्योंकि इसका एसआरपी निगेटिव है, मतलब इसका एसओपी। तो सेल्फ टेंडेंसी क्या है, इसका एसआरपी कैसा है, यानी इसकी सेल्फ टेंडेंसी। एक सवाल ये हो गया। एक और सवाल, अगला सवाल, क्या ए ऊपर है, क्या बी नीचे है? ये होगा एनओडी होगा। अब एक और सवाल, क्या ए बी को रिड्यूस कर सकता है? अगला सवाल, क्या ए बी को रिड्यूस कर सकता है? ऑफ कोर्स, अगर ए और बी रिएक्शन में जाएगा तो ए ऑक्सीडाइज होगा और बी। अब आप अच्छे जानते हो सर, रिडक्शन बी नहीं बी के आयन का होगा, बट ठीक है, बोलचाल की भाषा में ऐसा तो बोल सकते हैं ना। मतलब देखना, इसी कंसेप्ट से कितने तरह के सवाल फ्रेम किए जाते हैं, मैं ये सिखाना चाहता हूँ। और इसी पे आधारित एक सवाल आया नीट 2022 का। वो सवाल क्या था जानना चाहोगे? सवाल के पहले आपसे एक छोटी सी रिएक्शन पूछ लेता हूं, फिर बताता हूं सवाल क्या था, ठीक? मैंने आप सबके सामने लिखा MnO4-, राइट? और MnO4- का रिडक्शन होके बन रहा है Mn+2, ठीक है बच्चों? बताओ, रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। तो हाफ सेल हुआ कि सेल हुआ? हाफ सेल। रिडक्शन हाफ की ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। अच्छा, एनसीईआरटी में जितने भी हाफ सेल होते हैं उसे कपल बोलता है। क्या बोलता है? कपल। जैसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ, तो हो सकता है आप जब नीट के सवाल करो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल दे, इसे बोले ये है रिडक्शन, रिडॉक्स कपल या रिडक्शन कपल। ऐसा शब्द बोल दे तो भी वो हाफ सेल को ही इंडिकेट करेगा, याद रखिएगा। इज दिस क्लियर?
फिलहाल ये रिडक्शन है, हाँ। इसका भी अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, हाँ। इसे हमें बैलेंस कर सकते हैं क्या? और बैलेंस करना है, 1 mn 1 mn, कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने पानी जोड़ दूं? 4। कितने हाइड्रोजन जोड़ दूं? यहां लिख दो 8H प्लस, चलेगा? 1 मिनट, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेगा। +7 से +2 5 का चेंज, यहां लिख दो 5 इलेक्ट्रॉन, चलेगा? अब मैं आपके सामने एक नई रिएक्शन लिख रहा हूं, पहले आप मुझे बताना वो क्या है। O2 से बना H2, बताओ ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? यहां पे रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, तो ये भी रिडक्शन हाफ सेल हुआ, इसे भी बैलेंस किया जा सकता है। तो मैंने आपके सामने यहां लिखा हाफ, और क्योंकि यहाँ पे 2H प्लस एक्स्ट्रा हो रहे थे तो लिख दिया मैंने 2H प्लस। किसी को एतराज हो तो बताइएगा। यहां तक क्लियर है क्या? सवाल क्या था पूछता हूं, ये दोनों मैंने बैलेंस कराया, बस आपसे पूछने के लिए सवाल क्या था लिखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन भी, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिएक्शन उसके साथ में E नॉट, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन दे रखी है MnO4 माइनस से बना Mn+2, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 1.51 वोल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, रिएक्शन नंबर 1 E नॉट, ठीक है बच्चों। रिएक्शन नंबर 2, और इसका E नॉट दे रखा है, E नॉट ऑफ O2 स्लैश H2O, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.23 वोल्ट। दो रिएक्शन, दो E नॉट, बिल्कुल आप इसे ए और बी के जैसा मानिए। जो मैं सवाल कुछ देर पहले आपसे ए और बी डिस्कस कर रहा था वही सवाल है, बस रिएक्शन लिखिए। 1.51 वोल्ट, 1.23 वोल्ट। सवाल क्या है उसके पूछने के पहले, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? मतलब MnO4 माइनस से Mn+2 बनने की क्षमता, जिस पोटेंशियल क्षमता, और लोगों ने पोटेंशियल बनाया भी इसीलिए है, यही है। मतलब एनसीईआरटी बहुत प्यारी लाइन लिखता है, इट इज द एस्टिमेशन ऑफ आइडिया ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ये मात्र एक अनुमान लगाना था दुनिया को कि किसकी क्षमता रिड्यूस होने की, किस क्षमता ऑक्सीडाइज। उन्होंने कहा भैया आरपी बना लो, ओपी बना लो। ये क्षमता का निर्धारण ही तो कर रहा है। तो आज बताओ इन दोनों में किसका एसआरपी ज्यादा है? MnO4 माइनस। मतलब वो क्या होना चाहेगा? तो वो रिड्यूस अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन, तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना भी तो पड़ेगा। सवाल क्या था पूछ लो, सवाल लिखो। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल MnO4 माइनस, इज इट पॉसिबल MnO4 माइनस can produce oxygen gas from water? क्या ये संभव है कि MnO4 माइनस पानी से ऑक्सीजन गैस बना सकता है? बताओ बच्चों, ये संभव है कि नहीं है? अब थोड़ा अपने आप से पूछो, अगर ये संभव होता, अगर ये संभव, तो ये कहने का तात्पर्य ये था कि MnO4 माइनस और पानी की रिएक्शन होती तो MnO4 माइनस ने खुद रिड्यूस होना था और इसे ऑक्सीडाइज होना था, हाँ या ना? बताओ ये संभव है कि नहीं है? कितने बच्चे कह रहे हैं हाँ ये संभव है, और है तो क्यों है? क्योंकि इसका एसआरपी ज्यादा है, तो यही रिड्यूस होगा प्रायोरिटी में, प्रिफरेंशियली में। और अगर इससे रिड्यूस होना है तो इसे क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज। डन। यानी कि पहले पार्ट का आंसर होगा यस और नो, यस। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं हुआ था, उससे पूछा था ई नॉट सेल भी, देन व्हाट विल बी द ई नॉट सेल? उसी में लिखना व्हाट विल बी ई नॉट सेल। ऑफ कोर्स ये सवाल ऑप्शन बेस्ड था, लेकिन मैं आपसे थोड़ा इस प्रकार से पूछ रहा हूं, क्या आप सब ई नॉट सेल निकाल पाएंगे? ई नॉट सेल के कितने फॉर्मूले बताए? एक फॉर्मूला यार, चीजों को समेटिए, बहुत कंसाइज वे में लिमिट रखिए दिमाग में, एक एक फॉर्मूले से सारा काम चल रहा है। आपसे पूछा था ई नॉट सेल, रिएक्शन आपके सामने लिख दी है मैंने, इसका ई नॉट सेल निकालना है, और आप सबको सिखाया है कि भैया ई नॉट सेल, मात्र एक फॉर्मूला सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों,
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। पहचानो कैथोड कौन है, जो भी कैथोड है उसका एसआरपी लिखिए। पहचानो एनोड कौन है, जो भी एनोड है उसका भी एसआरपी लिखिए। दोनों के एसआरपी के फॉर्म में ही हमने फॉर्मूला डिजाइन किया है। हम फॉर्मूला एसओपी में भी डिजाइन कर सकते थे, हम फॉर्मूला एसआरपी एसओपी में भी डिजाइन कर सकते थे, लेकिन यहां तो मैंने कहा था आईयूपीएससी के चक्कर में एसआरपी में याद रखो बस, क्योंकि वो अक्सर हमें क्या देता है, एसआरपी। और ये जीता जागता उदाहरण, अक्सर देखना पीवाईक्यू में एसआरपी ही मिलता है अक्सर, और इसमें भी क्या दिया था, एसआरपी। इसलिए मैं फॉर्मूला एसआरपी वाला ही याद किया। इज दिस क्लियर? आइए चलते हैं। मुझे बताओ आज कैथोड कौन है प्यारे बच्चों, कैथोड कौन है, कैथोड कौन है, इसका क्या लिखोगे, एसआरपी, एंड इट इज हाउ मच 1.5। एनोड कौन है, H2O लेकिन इसका भी क्या लिखना है, एसआरपी। और किस्मत अच्छी हमें क्या दे रखा है, एसआरपी, तो -1.23 इट कम्स आउट हाउ मच, 0 पॉइंट, यस और नो। अगर आपको याद हो सवाल था ऐसा, यस नो, बगल में नोट से लिखा था, किसी को अगर याद हो तो। ऑलराइट, ये सवाल सबको क्लियर है। लेकिन इसी कंसेप्ट पे एक बहुत साल पहले ही सवाल आ चुका था, और वो सवाल क्या था, वो करते हैं, सवाल करना चाहेंगे। वो सवाल जो था वो कुछ ऐसा था, कंसेप्ट सेम, लॉजिक सेम। कंसेप्ट ये है कि अगर वो रिएक्शन हो रही है तो उसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आना। ये कंसेप्ट क्या था, क्या MnO4 -O2 बना सकता है, यही तो पूछना चाह रहा, क्या वो रिएक्शन हो सकती है, और होगी तो ई नॉट सेल कैसा आएगा, पॉजिटिव। या जब जब ई नॉट सेल पॉजिटिव मतलब तब तब रिएक्शन होगी। इसी को सवाल ने कैसे घुमाया, लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से गिवन था, BrO4 माइनस BrO3 माइनस HBrO Br2 एंड देन Br माइनस। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, इसके बाद अगला चैप्टर होगा काइनेटिक्स, उसके बाद फिजिकल पे थोड़ा स्टॉप लगेगा, उसके बाद शायद आपका आईओसी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अब आईओसी और ओसी स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रो खत्म होगा, उसके बाद फिर काइनेटिक्स स्टार्ट होगा, हेलो, उसके बाद फिजिकल स्टॉप होगा। समझ पाए क्या, लिखिएगा, बता रहा हूं। मतलब अब यहाँ यहाँ जितने सवाल है कर लो, क्योंकि बीच में स्टॉप लगेगा, फिर आप वैसे भी जब चैप्टर जो चलता है वही पढ़ते रहते हैं ना, तो अभी जो चल रहा है इसको फुल एंड फाइनल करते चलिए, ताकि जब बीच में स्टॉप लगे तो फिर भूल ना जाए चीजों को, इसलिए बता रहा हूँ। जस्ट क्लियर, लिखिए जरा। सवाल कुछ ऐसा था, यहां दे रखा था, सॉरी, 1.80 वोल्ट, 1.80 यहां दिया था, 1.50 यहां था, 1.59 और यहां था 1.06 वोल्ट। पहले लिख लीजिए वैल्यूज, और एक छोटा सा काम करेंगे, सभी मॉलिक्यूल्स में आपको ब्रोमीन का चार्ज बताना है। पहले वो कॉपी में लिख लीजिए, फिर सवाल पूछता हूं। पहले सब लोग कॉपी में सवाल लिख के ब्रोमीन का चार्ज लिख लीजिए। लिख लेंगे। अब बहुतों को सवाल रटा होता है, लेकिन सवाल में सिखाना क्या चाहता हूं, कंसेप्ट को सीखो, उसी कंसेप्ट को घुमा घुमा के वो पूछता है। अब इस सवाल में प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं ब्रोमीन पे कितना चार्ज है, और यहां पे प्लस, चलेगा, यहां पे रुको, ये कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन को दिखा रहा नहीं दिखा रहा, इसको इंटरप्रिटेशन ऐसे मत करिए, ऐसे करिए, रुको। वो ये कह रहे, एक बार पल भर के लिए सब भूल जाओ, उधर वाला भूल जाओ, इसको ऐसे समझो, इतने का उसने मुझे क्या दे रखा है, एसआरपी। समझ पाए क्या, मतलब वो ऐसे लिख रखा है, BrO4 माइनस से यहां लिखा है BrO3 माइनस का मुझे इनॉट दे रखा है। दिस क्लियर, अपने आप में एक रिएक्शन, लेकिन उसको 4 रिएक्शन लिखने में आलस आ रहा था, तो भाई ने एक में जोड़ दिया सबको। मतलब उसने, जैसे हम लोग सवाल करते थे ABCD, ई नॉट ये, मैं तो ऐसे लिखूंगा, ए से बनना, बी से बनना, सी से बनना, डी। नहीं समझे, वैल्यूज वही लिखी है, बस वैल्यूज गिवन देने का तरीका अलग है। सवाल क्या था, लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, on the basis of these information, identify which molecule will undergo disproportionation. Identify which molecule will undergoes disproportionation. इन वैल्यूज के आधार पे बताइए, इन वैल्यूज के आधार पे बताइए कौन सा मॉलिक्यूल
डिस्प्रपोर्शनेट होगा। ऑनलाइन में जो बच्चे टेस्ट का सिलेबस मांग रहे हैं, मेरे बच्चे शायद वो डिस्प्ले में आता होगा, ऑनलाइन में कुछ मैसेज आता ही नहीं आता। खैर, मैं अपना सिलेबस बता देता हूं, अगर टेस्ट हुआ तो सिलेबस रहेगा इलेक्ट्रो प्लस रेडॉक्स। अच्छा, आपको अच्छा लगा क्या टेस्ट नहीं होगा तो? मतलब सच में फिर टेस्ट इसीलिए बंद किया उन्होंने, मतलब बच्चों को अच्छा लगता है ऐसा। कर लिया होगा, आ जाओ। आपसे पूछा है विच मॉलिक्यूल विल डिस्प्रपोर्शनेट। मुझे पता आप में से बहुत सारे बच्चे बन जाएगा, लॉजिक क्या सिखाना जरा सुनिएगा। अगर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, क्या होगा? कंसेप्ट को समझना पहले। मतलब उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन। बेस्ट पार्ट ये नहीं, बेस्ट पार्ट ये है, जरा सुनिएगा। मैंने आपके सामने एक स्पीसीज लिया, लेट्स इमेजिन A+1। क्या लिया? और अब ये रिड्यूस होके ए बनाता है और ये ऑक्सीडाइज होके A+2 बनाता है, पल भर के लिए मान लीजिए। तो बताओ ए का डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है, अगर ये रिएक्शन, तो एक बात तो तय है, इसका जो डेल्टा जी है वो निगेटिव होगा और इसका जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव होगा। सवाल हमसे यही कहना चाहता है कि बताओ इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और वो रिड्यूस भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है सवाल को करना बहुत आसान है, दिक्कत कहां की सुनिएगा। सबसे पहले BrO4- को चेक करो। मुझे लगता है BrO4- तो रिड्यूस ही होगा, ऑक्सीडाइज होने वाला। द रीजन बीइंग ब्रोमीन ऑलरेडी +7 पे है, +7 और कहीं जाने वाला। तो ये मॉलिक्यूल जो एक्सट्रीम कॉर्नर पे है, ये मॉलिक्यूल जो एक्सट्रीम, मुझे लगता है ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकते। बोलो हाँ या ना। अब इसमें आते हैं, अगर ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा, अगर ये डिस्प्रपोर्शनेट चलेगा, कुछ छुटपुटिया घटिया तरीके भी हैं, वो नहीं जैसे बता रहा हूं वही सुनिएगा, ठीक। अगर ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो एक बात तो तय है, इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, इसका। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा, तो BrO3- ऑक्सीडाइज होके बना लेगा BrO4-। डन। और अगर ऐसा होगा तो ये रिड्यूस होके बना लेगा HBrO। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है? सेकंड थिंग, क्या ये ऑक्सीडेशन है? थर्ड थिंग, क्या ये रिडक्शन है? क्या ये रेडॉक्स है? क्या इसका अपना ईएमएफ होगा? और इसका इनॉट सेल भी तो होगा। और इनॉट सेल का मात्र एक फॉर्मूला बच्चे बच्चे को याद है, इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड। अगर ऐसा होगा, क्या बोला मैंने? हम किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो एक बात तो पक्की है, इसका इनॉट सेल कैसा होगा? पॉजिटिव। रुकिएगा, रिडक्शन इसका हुआ कि नहीं हुआ? यानी BrO3 से HBrO, चेक कर लो, चेक कर लो। ये कैथोड के जैसा है कि एनोड के जैसा? मुझे यहां पे क्या लिखना है? SRP। क्या लिखना है? मैंने ऐसे ही बोला है, जो भी कैथोड है उसका SRP, और जो भी एनोड है उसका भी SRP। एग्री और नॉट? कैथोड कौन है? ये, इस रिएक्शन के हिसाब से इसका क्या लिखूंगा? SRP। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 माइनस एनोड कौन है? ये, इसका क्या लिखूंगा? SRP। और मुझे क्या दे रखा है? यहां से यहां जाना रिडक्शन तो हुआ, मेरे साथ में चलो ना बच्चों, ये भी तो रिडक्शन हुआ ना, इसका भी तो SRP हुआ। अब दिमाग लगाओ, 1.5, चलो मैं लिख ही देता हूं, 1.5 माइनस 1 नेगेटिव होगा पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो यू आर डैम श्योर ये होने वाला। मतलब मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल सवाल बना सकता हूँ, वैल्यूज बदल के खेल भी बदल सकता हूँ। समझ पाए? लॉजिक को पकड़ो, उसके कंसेप्ट को पकड़ो, रट के नहीं जाना है। मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इनॉट सेल पॉजिटिव होना। इज दिस क्लियर? मतलब एक बात तो पक्की, वो दोनों नहीं थे, लेकिन ये भी आंसर होने वाला। अब चलते HBrO में। अगर HBrO डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, क्या हर बच्चा समझ चुका है मेरा लॉजिक क्या होने वाला है? अगर HBrO डिस्प्रपोर्शनेट हुआ तो ये रिड्यूस होके Br2 बना डालेगा और ऑक्सीडाइज होके उधर यानी BrO3- बना डालेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये होगा हमारा कैथोड और ये होगा हमारा एनोड। और फिर से हम निकालेंगे इनॉट सेल का फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना? और इनॉट सेल का फॉर्मूला मात्र एक, इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड। कैथोड कौन निकला? ये HBrO से Br2। ये क्या निकला? कैथोड। इसका मुझे क्या लिखना है? SRP। कितना है SRP? 1.59। एनोड कौन निकला? ये। लेकिन इसका भी क्या लिखना है? SRP। इधर से SRP, किधर से SRP है? इधर से। हाँ या ना?
तो 1.59 minus 1.50, it comes out how much? 0.0. ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? यानी ऐसा संभव है, यानी अगर डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो इसी का होने वाला है, इसका उसका उसका नहीं होगा। अगर आप समझ पाए हैं, जो बच्चे टेस्ट के बारे में कह रहे हैं ऑनलाइन में, मैं बता दूं कि बच्चे हम डिसाइड नहीं करते टेस्ट कैसे होगा क्या होगा। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आर सो मेनी अदर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल जो बच्चों की भलाई में काम करते हैं। तो ये मैं डिसाइड नहीं करता हूं, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लिख लिया होगा सबने? तो फिलहाल हम सब के सामने इसका ई नॉट चला चुका है 0.09 वोल्ट, और क्योंकि ये पॉजिटिव आया मतलब यही संभव है। इसी कंसेप्ट पे फिर से सवाल बनते हैं, और ऐसे सवाल बनेंगे, आई होप आप कर पाएंगे। कर पाओगे क्या? तो ऐसे सवाल अगर मैं आपको पेपर में दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? कंसेप्ट समझ पाए, लॉजिक समझ पाए? एक सवाल में 10 सवाल सीखने की कोशिश करो, 10 सवाल सीख के एक कंसेप्ट मत सीखो प्लीज। मैंने एक चीज सिखाई, अगर कभी रिएक्शन के होने ना होने की बात करें तो हमेशा ई नॉट सेल भी सोचा जा सकता है। यही जब थर्मो होगा तो फिर डेल्टा जी सोचा करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन अभी हम ई नॉट सेल से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? एक सवाल आप सबका वेट कर रहा, लिख लीजिएगा। लास्ट में एक लाइन लिखना, लास्ट में एक लाइन लिखिएगा। बोलू? फॉर एच बी आर ओ, लिख लो, बाद में भी छापा मार खेल लेना, पहले इसको लिख लो कहीं साइड में। लाइन ना लिख पाओ तो बादल बना के लिख लो। फॉर एच बी आर ओ, फॉर एच बी आर ओ, सिंस E naught cell, since E naught cell for the disproportionation reaction is positive, since E naught cell for the disproportionation reaction is positive, E naught cell for the disproportionation reaction is positive, hence it is feasible. यही कारण है कि ये feasible है, मतलब ये हो जाएगा। hence it is feasible, चलेगा। पॉसिबल वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, फीजिबल स्पोर्टेंस केमिस्ट्री का वर्ड है, तो हमने वो शब्दों का प्रयोग किया है। कोई दिक्कत? आओ चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछने के पहले कंसर्ट आपसे पूछता हूं, कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी, एनोड कंसंट्रेशन कम होनी, ये अपने फायदे का सौदा है। इसमें दुनिया भर के छुटपुटिया सवाल बन जाएंगे, एनोड लिख दे, कैथोड लिख दे, कंसंट्रेशन लिख दे, बोले बताओ ये होगा कि नहीं होगा। आओ चेक कर लेते हैं एक सवाल। नेक्स्ट साइड चले, एक सवाल लिखिएगा, प्रिडिक्ट if cell reaction is spontaneous or not. Predict if cell reaction is spontaneous or not. आपको बताना है कि सेल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, और कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा था सेल रिप्रेजेंटेशन, जिंक वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस वर्टिकल लाइन Zn, और यहां पे कंसंट्रेशन दे रखा था 10 की पावर -3 मोलर, और यहां लिखा था 10 की पावर -5 मोलर। कितने बच्चे बता देंगे बिना पेन चलाए? समझ पाए? लॉजिक आज भी वही है सर, हम निकालेंगे इसका ई सेल। क्या निकालेंगे? पॉजिटिव आया तो कह देंगे काम करेगा, निगेटिव आया तो कह देंगे काम करने वाला। लेकिन सर ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में सेट है, इसको हम सॉल्व करने वाले। कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, लेकिन आज ज्यादा है कि कम है? तो काम करने वाला। लेकिन मैंने मन से नहीं बताया कि कंसेप्ट पहले सीखा इसलिए बता रहा हूं। असली लॉजिक क्या समझ पाए ना सर? कुछ नया होता तो फिर ई सेल निकाल के सॉल्व करना होता, पर अभी तो हम जानते हैं इसको यार, तो मैं सीधे कह देता हूं दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसी को सवाल ने थोड़ा घुमाया। देखिए उन्होंने कुछ ऐसे लिखा, कोबाल्ट कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +2 कोबाल्ट, यहां लिखा कंसंट्रेशन C1, C2 लिख देता हूं, यहां लिखा कंसंट्रेशन C1, यहां लिखा कंसंट्रेशन C2, यहां लिखा कंसंट्रेशन, और पूछा था फॉर, लिखना फॉर cell reaction to be spontaneous, for cell reaction to be spontaneous, अगर सेल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है और सेल रिएक्शन टू बी
स्पॉन्टेनियस। मैं आपसे पूछता हूं, ऑप्शन दो कि सीधे बता दोगे? बताओ। C1 ग्रेटर देन, क्योंकि आपने तो कॉपी में लिखा था C2 ग्रेटर देन C1। सर हमने ऐसे थोड़ी रटा है, हमने तो याद किया है कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी, मतलब अगर काम करना है तो C1 को C2 से बड़ा होना पड़ेगा। ये वो सवाल दे दो जो मैं देना चाहता था। देखो जरा, बोलो, लिखिएगा। एक बार सवाल कुछ ऐसे आया और आपके सामने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन दे रखा था, प्लैटिनम Br2, वर्टिकल लाइन Br माइनस, डबल वर्टिकल लाइन H प्लस, वर्टिकल लाइन H2 कॉमा प्लैटिनम। एक सवाल पहले आपसे पूछता हूं, पूछ लूं, इसमें एनोड कौन है? एनोड कौन है? प्लैटिनम है ना? एक बार मैंने बच्चे से पूछा, बेटा इसमें एनोड कौन है? प्लैटिनम। कैथोड कौन है? सर बाकी क्या कर रहे सर, टाइम पास के लिए आए थे सर। हद करते हो यार। मतलब आपसे मैंने पूछा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो याद है ना, यहां जैसे हाइड्रोजन गैस आती थी, याद है? सोल्यूशन होता था, याद है? तो आपसे कोई पूछे कि भैया इसमें इलेक्ट्रोड कौन है, सर ये काम का तो वायर है सर, फालतू तो टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा है क्या? अच्छा फिर नया लॉजिक है, सर पता एनोड भी वही है, कैथोड वही है, सर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। सवाल लिखो, अब बताओ एनोड कौन है? ठीक। कैथोड कौन है? सवाल क्या था, लिखो जरा, ऐसे जवाब मत दिया करिए। हाँ, Br2 Br माइनस H प्लस H2 प्लेटिनम, ठीक। उन्होंने यहां लिख रखा था Br2 लिक्विड, उन्होंने लिखा तो लिखा। H2 का प्रेशर दे रखा था 1 atm, लिख लीजिए। यहां पे कंसंट्रेशन थी 10 की पावर -3 मोलर और यहां पे कंसंट्रेशन थी 10 की पावर -2 मोलर। और फिर बगल में उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, E नॉट ऑफ Br2 स्लैश Br माइनस इज इक्वल टू 1.09 वोल्ट। और उन्होंने आपसे पूछा था अगर कर सके तो ई सेल बताइए, ये लिखा था अगर कर सके तो। आपको आज हमने दिए पूरे 45 सेकंड सवाल करने के लिए, भर भर के गलत करिए। कैलकुलेट ई सेल। अब बताओ, अगर हमसे ई सेल पूछा है तो फॉर्मूला आपको किसका याद आएगा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन, कितना आसान है नहीं? अब देखो इसमें क्या क्या नहीं पता, जो जो नहीं पता उसकी खोज में निकल जाइए, घर से निकाल के लाइए, ढूंढिए, सॉल्व करिए जल्दी से। जो आंसर बोलो बेटा, आंसर माइनस 1.12। चेक चेक चेक। एक बार क्या हुआ, एक बार टीचर क्लास में साइंस पढ़ा रहे थे, अचानक से बच्चे ने डाउट पूछा और वो बच्चा ऐसा था, उससे जब भी सवाल पूछा जाता था कभी नहीं बताता था, तो उसको पता था टीचर उससे सवाल पूछने वाले हैं। तो टीचर सवाल पूछे उससे पहले वो पूछने लगा, सर टीचर हिंदी में एक डाउट है, और वो पढ़ाते थे टीचर साइंस। समझे क्या? सोचिए मैंने क्या बोला एक बार। चेक करते हैं, आइए। आपके सामने जो सवाल लिखा है, किसी को लग रहा हो गलत है तो वो सवाल ना करे। मजे लिए सवाल में, सवाल करने का अपना मजा है, और हर सवाल को बिल्कुल टैकल करिए, सवाल करिए, आंसर मत बोलिए प्लीज। मुझको जिससे आंसर पूछना होगा पूछ लूंगा, आप बस सॉल्व करिए। कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया बस ये बताइए? डन। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? सबसे पहले ई नॉट सेल तो निकालो यार, इधर लेफ्ट हैंड साइड से निकालो, ये निकालो, ये शुरू कर दो, इतना तो कर ही सकते हैं आप। आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों ई नॉट सेल कैलकुलेट कर ले। चेक करते हैं आपने सही किया कि नहीं किया। ई नॉट सेल का कितना फॉर्मूला? यार बच्चों ये तो आप कर ही लोगे ना यार, जहां गलती होती है बताता हूं। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। अब बताओ कैथोड कौन है? ये, इसका मुझे क्या लिखना? SRP। और हाइड्रोजन का SRP कितना होता है? 0। एनोड कौन है? ये, इसका मुझे क्या लिखना? SRP। और प्रश्न में क्या दिया? SRP। एज इट इज लिख दूं कि ना लिखूं?
व्हाट इज ई नॉट सेल माइनस 1.09 वोल्ट। अब ये मत कहना काम नहीं करेगा, काम करे ना करे, आपको सवाल करना है। मैं हमेशा कहता हूँ रिसर्च ओरिएंटेड नहीं पढ़ते, हम न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ते हैं। सवाल में सेल पूछा तो आप भी नेगेटिव में निकाल के बताइए। ये नहीं कि माइनस, सर हम ही नहीं करे, काय को निकाले, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन भी नेगेटिव में होगा, सॉल्व करिए। यहां तक कर लिया आंसर? एक मिनट, माइनस 1 पॉइंट, किसी का सबसे अलग आया हो प्लस में? चलिए टाइम्स अप। अब आप सब बोर्ड पे देखेंगे, टाइम्स अप प्लीज। आप जहां पहुंच गए, रिएक्शन लिख लिया, वॉट जो कर लिया, टाइम्स अप। अगर समय मिलेगा तो करेंगे, लेकिन हम नहीं। अब इधर आइए, मुझसे सवाल पूछा था ये सेल, प्लीज टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। बोर्ड पे आइए, जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान प्लीज। आज हमसे क्या पूछा है? ई सेल। और ई सेल का मात्र एक फॉर्मूला याद आया, वो ये। अब बस अपने आप से पूछो, इसमें कितनी वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू पता नहीं है। यही तो खेल है ना, आया ना? कहां कहां गलती होती है सुनिएगा। गलती नंबर 1, क्या आप सबने इनॉट सेल निकाला? वो कितना है? माइनस 1.09 वोल्ट। अब आपको पता है, अगर मुझे क्योर एन चाहिए, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रिएक्शन। अब हम चलते हैं रिएक्शन लिखने में। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिना रिएक्शन लिखे क्यों लिखते हैं, और देखना क्या होने वाला है। जब मैं कह रहा हूं भाई साहब इस चैप्टर में यहां पे संभल के चलो, तो चलो ना बच्चों। एक सवाल आना है, काहे को रिस्क? आदतों में रिस्क होती है बस। अभी कहोगे निगेटिव हो गया, निगेटिव इसलिए होता कि आपकी आदतें गलत डली हैं। सही तरीके से रहो तो नहीं आएगा निगेटिव मार्किंग। आप में से बच्चों ने क्या क्या सुनिएगा। कंसेप्ट नंबर 1, मुझे लिखना होगा एनोडिक हाफ, मुझे लिखना होगा कैथोडिक हाफ। डन। अब एनोडिक हाफ में क्या लिखूंगा? ऑक्सीडेशन। कैथोडिक हाफ में, अब बच्चों की आदत पड़ी है, वो ऐसे देखते हैं, कॉपर, कॉपर प्लस 2, जिंक, जिंक, जिंक तीर लगा के जिंक प्लस 2। उनकी आदत पड़ी है, इधर वाला तीर लगा के, तीर लगा के। तो वो क्या करते हैं, तीर लगा देते हैं, कुछ ऐसे तीर लगाते हैं। यहां लिखा Br2 स्लैश Br माइनस, और यहां लिखते हैं H प्लस स्लैश H2। आप में से कितने बच्चों ने ऐसा क्या रेजर हैंड किया है? बताओ ना यार, किया है? बताओ ये सही है गलत है? क्या गड़बड़ हुआ? ये भी रिडक्शन हो गया, ये भी रिडक्शन हो गया। ये रिएक्शन कहां से पॉसिबल है? गलती नंबर 1। तो सर आप तो कहते थे, मैं ये कहता था सॉल्ट ब्रिज के बगल में वो होगा जो आयन है, जो सॉल्ट ब्रिज से अटैच है। ये नहीं कहता था तीर लगा के ऐसे ऐसे करो। क्लियर? इसका ये मतलब नहीं होता कि यहां से ये गया, इसका बस इतना मतलब है कि एनोडिक हाफ सेल में है और ये वाला कंपोनेंट सॉल्ट ब्रिज के टच में है, इसलिए इसको बगल में लिखा गया है। डन। पहली गलती, ये सबको क्लियर हुई? एक बात तो तय है, अब रिएक्शन कैसे लिखना है ये समझे नहीं समझे? अब अगली गलती देखना, एनोडिक कैथोडिक। तो मैंने आपके सामने एनोडिक रिएक्शन लिखा, Br माइनस से Br2। डन। और कैथोडिक लिख देता हूं 2H प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना H2। और क्योंकि ऑक्सीडेशन था, यहां लिखा 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन थे, कैंसिल आउट। डन। आप में से कितने बच्चों ने बिना रिएक्शन देखे, ऐसे देखना, ये लिखा है, आप में से रिएक्शन देख के उनके दिमाग में सेट है, ऊपर एनोड नीचे कैथोड। कितना लिखा? लिखा है, मैं बता रहा हूं 101% लिखा। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे पता नहीं ऐसे ऐसे गलती करते हैं आप, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। जब मैंने कहा है रिएक्शन लिख के करो, तो क्यों नहीं करना चाह रहे? और अभी अभी सवाल कठिन आए नहीं, मैं अभी भी नीट के लेवल पे चल रहा हूं। यहीं पे सवाल कठिन बनाऊंगा ना, आप रिएक्शन लिखने में ही गलती करोगे, वही गलती, और कहीं गलती होती नहीं। हम केवल नीट के लेवल चल रहे हैं। यही सवाल अगर आयन को और थोड़ा सा मॉडिफाइड करें तो बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। प्लीज मेथड सही अपनाइए, रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन लिखने के बाद तसल्ली से क्यों लिखिए। हर सवाल कठिन नहीं होता, एक ही कठिन आता है, वही फंसाता है। इसका क्यू का एक्सप्रेशन लिखना होगा आपने, कितना आएगा? चलो मैं रिएक्शन लिख देता हूं ताकि आप लिख पाए। इतना लिखते क्लियर हो जाता है, पर इतना तो लिखो पहले। अब आप हवा में करना चाहते हो सीधे। कितना आया? 2Br माइनस प्लस 2H प्लस से क्या बना? Br2 प्लस H2। डन। आइए चलते क्यू के एक्सप्रेशन में, चले क्या बच्चे? बताओ क्यू का एक्सप्रेशन प्लीज। 1 मिनट, हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है? और ब्रोमीन, उसने लिक्विड बोला है। इसका प्रेशर कितना बोला? 1 मिनट, इसका प्रेशर कुछ न लिखने वाला 1 है कि 1 वाला 1 है? इसका एक्टिव मास कितना लिखूं? ये कुछ न लिखने वाला 1 है कि एक्टिव मास 1 वाला 1 है? डन है? यानी कि मैं यहां सिंपली लिख देता हूं 1 को, यहां पत्ती, और नीचे लिख देता हूं मैं Br माइनस का होल स्क्वायर इन 2H प्लस का। यस और नो? Br माइनस कंसंट्रेशन कितनी है? -3 -2, ये कितना आएगा? -3 का स्क्वायर 6 4, ऊपर गया तो Q बराबर आया
कभी मैंने आपके सामने ऐसा किया हो तो कहना कि मैं पहले क्यू पुट करूं सॉल्व करूं, कभी नहीं करता हूं, भले घटिया सा 10 हो, क्योंकि मैं आपके अंदर आदतें सही डालना चाह रहा हूं। और आदत क्या डालना चाह रहा हूं? क्यू को सेपरेट सॉल्व करिए, रिएक्शन लिखिए। सिंपल सा 10 होगा तो भी मैं सॉल्व करता हूं। रीजन कि आप देखो इन्होंने हमेशा ऐसे ही किया था। समझ पा रहे हैं क्या? जब हम सवाल करना शुरू करते हैं तभी गलतियां शुरू करते हैं, और ऐसी गलतियां जहां मैं आपको बार बार कह रहा हूं नेगेटिव हो रहा है उसमें सतर्क रहिए प्लीज। ठीक, यहाँ पे होता है, खूब होता है, और यही गलती प्लस माइनस है। और पहला ऑप्शन भी एग्जाम में पता है बच्चे ने क्या किया होगा, फ्रेम वही करता है। ऑलराइट, हमारे सामने क्यू आ चुका है। अब कहां चले? एन तो पता ही है, एन की वैल्यू कितनी आई है। अब अगर आपको ई सेल निकालना है तो आपने ई सेल रखा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी? -1.09 -0.06 अपॉन 2 log 10 की पावर 10। अब अगर कोई बच्चा इसके बाद गलत करता है, मात्र वही कैलकुलेशन एरर माना जाएगा। एग्जाम में आप ये गलती करके आओ बिकॉज कैलकुलेशन एरर हो गया, इस कैलकुलेशन कंसेप्चुअल एरर कहते हैं। एरर को आइडेंटिफाई सही करिए। समझ पा रहे हैं क्या? कैलकुलेशन एरर लिटरली उसे ही कहा जाता है जहां आपने प्लस माइनस या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में गलती करी है। इन्हें हम कैलकुलेशन कंसेप्चुअल एरर कैटेगरी में रखते हैं। चलेगा बच्चों? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आप सबके समक्ष है, -1.09। कितना आया? -0 पॉइंट, आया ना? एंड इट कम्स आउट, चलेगा, सॉरी 39, -1.39 वोल्ट। हाँ या ना? किसका आंसर आया था? 39 आया था क्या सच में? अब आ गया। हाँ, अगला सवाल करना चाहेंगे? तो एक सीख है कि भैया रिएक्शन को संभल के लिखेंगे, हाँ या ना। मैंने अभी तक वो सवाल नहीं दिया जो मैं देना चाहता था, दे दूं क्या इसके बाद? पक्का करना चाहेंगे? लिखो जरा अगला सवाल। डन? लिख लिया सबने? दे दूं वाला सवाल? लिखो जरा फिर, चैलेंज देखते कौन करता है। एक बात बताऊं क्या, आप में से कुछ बच्चों को आंसर याद होगा तब भी गलत करोगे। लिखो जरा, लिखिए। कोबाल्ट, कोबाल्ट +2, वर्टिकल लाइन CO+2, वर्टिकल लाइन CO, और यहाँ पे कंसंट्रेशन था 10 की पावर -3 मोलर, और यहाँ पे था 10 की पावर -1 मोलर। एक मिनट, पहले कुछ छुटपुटे सवाल पूछ लो। पहला सवाल, जब भी डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल बनेगा, हमेशा, डैनियल सेल हटा दो, जनरल बोल रहा हूं, गैल्वेनिक सेल, हमेशा दो अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड का होना जरूरी है। एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बनाया जा, अगर एक ही इलेक्ट्रोड का सेल बनेगा, सवाल सुनना, अगर एक ही इलेक्ट्रोड का सेल, अगर एक ही इलेक्ट्रोड का सेल, एक ही इलेक्ट्रोड का सेल, तो केवल तभी बनाया जा सकता है जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग होनी चाहिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी है, प्रेशर भी बदल के बनाया जा सकता है। अरे जब मेटल है तब ना सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बस है। अगर हाइड्रोजन गैस है या ऐसा कोई इलेक्ट्रोड है जहां पे गैसियस कंपोनेंट है, तो प्रेशर बदल के भी बनाया जा, केवल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदलना मात्र एक तरीका नहीं है, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन बदल के भी बनाया जा सकता है। क्लियर यहां तक? ये सेम इलेक्ट्रोड का सेल है कि नहीं है? ये काम करेगा नहीं करेगा? इसका ई नॉट सेल कितना है? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल काम करेगा कि नहीं करेगा? ई सेल, ई सेल, ई सेल पॉजिटिव की निगेटिव? कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी, और कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जो एग्जाम का सवाल था वो कुछ ऐसा था, देखना जरा। और आपके सामने था ई सेल विल बी, और पहला ऑप्शन कुछ ऐसा था, -RT/F ln। पहली बार उन्होंने ऑप्शन में ln लिखा। दूसरा ऑप्शन था -RT/F ln 10। तीसरा ऑप्शन था +RT/F ln 0.1, और चौथा ऑप्शन था +RT/F ln 10। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले दोनों ऑप्शन माइनस में है, दोनों ऑप्शन प्लस में। लिख देता हूं, 0.1 10, 0.1 10, और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही विकल्प है। कृपया अपने आंसर आराम से दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और बता देना चाहता हूं, यही वो सवाल था जो एम्स 2010 में आया था।
अब आधों को याद आ गया उस साल में ये वाला आंसर था। हाँ, और आज भी ये सवाल एग्जाम में आता है तो बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या है बताता हूं, पहले आप ट्राई करिए, अपने आंसर देने की कोशिश करिए, और याद रखना क्लास का सवाल है, चीजें मॉडिफाइड हो सकती हैं। तुक्का क्यों खेल रहे हैं, पूरा कॉपी में सॉल्व करिए ना। मतलब मुझे समझ में आता है, सवाल लिखते हो तो आधे बच्चे सर सेकंड ही होगा देख लेना, आप सर देख लेना। अरे सॉल्व करो ना यार, मतलब ऐसा क्या वो चल रहा है क्या, मतलब आप कह रहे हो सर मैं ऑप्शन बदल दूं ऐसा? वो बच्चे जो मुझसे ऑप्शन लड़ रहे हैं उनके लिए फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज लीजिए, आप सेलेक्ट कर लेना। ये ऐसे बच्चे जो बचपन से सवाल ही बदलवाते थे, मुझे तो 2+2 ही आता है, क्यों दीजिए आपने 10+10? वही 2+2 वाला तो वही करूंगा मैं। बोलना नहीं है, सवाल जो है वो आपके समक्ष है, वो 100% सही है। अब आपको इसी में करना है, आता है तो करिए, नहीं आता तो तुक्का खेल लीजिए, जैसा कुछ बच्चे कर रहे थे। सर टू ये देख लेना सर आप तो। चलिए, सीख लिया, फोर्थ आंसर है। कितने बच्चे कह रहे हैं आंसर है फोर्थ? कितने बच्चे कह रहे हैं आंसर है फर्स्ट? मैं एक बार देखना चाहता हूं फर्स्ट वाले कौन थे। फर्स्ट, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, किसको आंसर रटा हुआ है? रटा भी नहीं है क्या? फिर तो लानत है आपके एक्सपीरियंस पे। आइए चलते हैं। आओ एक सवाल करते हैं। अब ये सवाल में कुछ है नहीं है क्या, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, सुनो, पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। आइए सब लोग, सवाल कैसे करता है और आपको इस सवाल में क्या हुआ था वो भी बताता हूं, सुनिएगा। आप सबके सामने एक सवाल है और मैंने लिखा उसका एनोडिक हाफ, उसका लिखा, अच्छा ई नॉट से तो जीरो होगा ना भाई। तो प्यारे बच्चों एनोडिक हाफ सेल की रिएक्शन लिख देता हूं, प्लीज सब लोग बोर्ड पे देखिएगा। मैंने इस प्रकार से लिखा, हाँ या ना, और इसका रिडक्शन आप लिख देता हूं तो कुछ इस प्रकार से लिखा मैंने, चलेगा? एक मिनट। अब यहाँ पे ये एनोड है कैथोड है, मुझे पता है कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ऊपर एनोड होगा कैथोड होगा, मैं भी कह रहा था, लेकिन ये भी कह रहा हूं कि आप प्लीज एग्जाम के लिए आदतें सही डालिए, पूरा रिएक्शन लिखिए। मैं नहीं चाहता हूं एक सवाल आया तो आपको गलत कर दो किसी कारण से, और वो इसीलिए होगा क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे, तो आदत सही डालिए, हो ही नहीं सकता गलत। समझ पा रहे क्या? रिएक्शन लिखो तसल्ली से, क्या जाएगा 10 सेकंड और जाएगा ना यार। अब आपने रिएक्शन लिखा तो क्यों आएगा, ये हुआ एनोड और ये हुआ कैथोड, ऑलराइट। तो मैं लिख देता हूं एनोड की कंसंट्रेशन नीचे कैथोड की। एनोड कितना है, 10⁻³ है, चेक कर लो, और कैथोड की 10⁻⁻1। डन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको जब आप इसको जब आप इसको आप भी सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻²। डन। हम रिस्क नहीं लें, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करते हैं, कभी कभी हम थके होते हैं, भटक जाता है, तो मन को खींच के लाइए क्लास में, ठीक। 10⁻²। अब चलो चलते नस के पास, चले क्या? आओ एक जादू दिखाता हूं, देखना चाहेंगे? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल यानी जीरो, माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू 10⁻², है ना? इससे काम चलेगा नहीं चलेगा? सर ऑप्शन में RT अपॉन एफ है तो हमें भी उसी फॉर्म में सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, मतलब ये तो समझ में आ गया भाई साहब, ये फॉर्मूला चलेगा, और शायद मैंने इसीलिए आपको जनरल फॉर्मूला भी याद कराया है। कितनों को नस का जनरल फॉर्मूला याद है? रेज योर हैंड। जनरल फॉर्मूला याद है? ई सेल बराबर, चेक करता हूं बोलते कितने आदत है करते रहते हैं। एक मिनट, शायद वो फॉर्मूला ऐसा था 2 लेकिन ऑप्शन में उन्होंने लॉग नहीं ln दिया है, तो फिर मैंने क्या किया, 2.303 को भी हटा दिया और यहां पर लिख दिया ln। डन। अब सुनिएगा, सुनिएगा, मैंने आपके सामने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा, हाँ या ना? अब इस एक्सप्रेशन में ई नॉट सेल तो जीरो होगा। डन। खेल उन्होंने कहा क्या, सुनिएगा। सच में जो एग्जाम का सवाल था उसके डिक्टो चारों ऑप्शन ये नहीं थे। मैं क्या सिखाना चाहता हूं, सुनिएगा। -RT/2F, यहां तक आप पहुंचे। ln 10⁻², राइट? हाँ मैं मानता हूं कैलकुलेशन करने के और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, मानता हूं मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिएगा। यहां से बच्चों ने क्या किया, -2 को बाहर निकाला, पावर को बाहर निकाला। जब आपने -2 को बाहर निकाला तो क्या माइनस माइनस प्लस होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा,
तो आई एम डैम श्योर आंसर जो होगा वो होगा RT अपॉन F ln 10, हाँ या ना। यानी कि एक बात तो तय है, आंसर फोर्थ होगा ही होगा, बोलो ना। लेकिन ये एग्जाम के सवाल का ऑप्शन नहीं था, ये क्लास के सवाल का ऑप्शन है, ताकि हमारे बच्चों का आंसर तो कुछ आ जाए। लेकिन एग्जाम के सवाल का ऑप्शन, लेकिन आंसर यही आता है। सुनो, जब बच्चे का आंसर ही आता है, बस उसके बाद क्या, वहीं पे कैलकुलेशन पे अपने डाउट, उनको यकीन तो रहता है कैलकुलेशन मेरी बचपन से खराब थी, शुरू करते 2 बार 3 बार करना। ये समय सवाल आपके समय टाइम को किल करता है, और वहां से एक फिर प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में, जो बाकी सवालों को भी गलत कराता है। ये बहुत नॉर्मल साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। जब आप किसी अनप्लान्ड वे में चले जाते हैं, तो आपकी प्लानिंग जब गड़बड़ होने लगती है, हमारा मेंटल स्टेटस गड़बड़ होने लगता है, क्योंकि हम एक एक्सपेक्टेशन में चलते होते हैं, ऐसा होगा, वही होता है तो बढ़िया होता है। हल्का सा भी चीजें बिखरती हैं तो फिर वहीं पे हमारा बैलेंस गड़बड़ होने लगता है। द सेम थिंग हैपन विद सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ये आपके टाइम को किल करते हैं, और जब टाइम को किल करते हैं 2 बार 3 बार करते हैं, और अच्छा एक बात, कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगाए, बोले यार तो ज्यादा है, पक्का इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा, पक्का इसका रिजल्ट तो, और वो माइनस वाला पहले ही, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने माइंड को कन्फाइंड कर दिया केवल इन दोनों बाउंड्री तक सीमित रखने के लिए, अब वो इसके बाहर सोच ही नहीं सकते, समझना। कुछ भी करके, हजार मेथड लगा के वो यही लाएंगे। हेलो, और यही है सबसे बड़ी दिक्कत, आपको उस ऑप्शन के फ्रेम में जाना पड़ सकता है। कई बार सवाल आपसे कंसेप्ट पूछता है थोड़ा सा, कई बार ऑप्शन को भी मॉडिफाई करना पड़ सकता है। हाँ ये सच है, हमने यहां तक किया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यह एग्जाम के सवाल का ऑप्शन नहीं था। समझ पा रहे क्या? अब हम क्या सोच रहे, जरा सुनिएगा। तो आपको हल्का सा कैलकुलेशन में हेरफेर करनी थी, और वो कैसे करनी थी, दुनिया नजर अलग तरीके से आएगी। एसएल इक्वल टू, मैंने आपके सामने लिखा माइनस, अब मैं जानबूझ के कैलकुलेशन करा तो कि आप ऐसा भी सोचना शुरू करें। माइनस RT अपॉन 2F लिख दो, कोई दिक्कत? यहां था ln 10 की पावर -2, राइट? दिखा देता हूं, ln 10 की पावर, मैंने मन ही मन सोचा 10 की पावर -2 है, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, -1 × 2, हाँ या ना? अगर इसे -1 × 2 लिख दिया तो क्या नंबर बदला ना? लेकिन फायदा क्या हुआ, जरा सुनिएगा, फायदा दिखाऊं। 2 को बाहर लाओ, हाँ या ना? जब 2 को बाहर लाए तो क्या 2 से 2 कैंसिल हुआ? नाउ इट कम्स आउट -RT अपॉन F ln 10 की पावर -1। अब तस्वीर बदलती नजर आएगी, और ये शायद आपको 0.1 नजर आएगा। जो दिमाग आपका सोचना बंद कर चुका था कि माइनस हो ही नहीं सकता, देखो आंसर माइनस में आया। ये सारा खेल है कैलकुलेशन का, लेकिन आंसर ओवरऑल माइनस में नहीं है। उसके पहले भूल मत जाना ln <1 है। इज दिस क्लियर? तो ऐसे सवाल जो होते हैं वो आपके कैलकुलेशन को भी आजमाते हैं। ये सवाल में एम 2010 का सवाल था, आपको पीवाईक्यू मिलेगा। बस ये सिखाना था कि एंड मोमेंट पे भी ऑप्शंस वेरीफाई करने की आदत डालिए। ये ब्लाइंडली मत सोचो कि वही आ गया तो वही होगा, कई बार ऑप्शंस भी मॉडिफाई करता है सवाल, तो माइंड को ओपन रखिए, ये सोचिए कि ये भी हो सकता है, ये सीखिए, चलेगा? वेल द आंसर इज, अभी फिलहाल क्लास के हिसाब से आंसर इज 1 as well as 4। लिख लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहां पर नस्ट इक्वेशन का सफर होता है समाप्त, और अब हम चलते हैं चैप्टर के थर्ड हिस्से की ओर, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऑफ कोर्स अगर होता तो हम दोनों आंसर ही टिक करते 1 और 4, लेकिन ऐसा नहीं था, वो मैंने क्लास में दिया। रीजन बीइंग क्यों ऐसा किया, क्योंकि बच्चों को रटा होता है, मुझे लगा आप भी कह दोगे 1 1, फिर मैं हंसूंगा, देखो ये भी तो था, पर आपने मौका ही दिया, आपको कुछ याद ही नहीं था सीधे। समझ पाए क्या? ये ऐसा होता है, जब मैं सवाल देता हूँ बच्चे कहते हैं सर 1 ही वाला हमें तो याद है, इसे मैंने ऑप्शन मॉडिफाई किया, उनको वो रटा रहता ऑप्शन। समझ पाए क्या? वेल मुझे सिखाना था किस प्रकार से कैलकुलेशन एरर होती है, आपको क्या सोचना है, होप ये क्लियर है। डन है बच्चों? आइए चलते हैं चैप्टर के आखिरी और थर्ड हिस्से की ओर। चलो नेक्स्ट स्लाइड। मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुल कितने हिस्से? 4। नंबर 1 टर्मिनोलॉजी, नंबर 2 गैल्वेनिक सेल। 1 मिनट, टर्मिनोलॉजी में कंडक्टेंस क्लियर है, लैम्डा एम भी क्लियर है, लैम्डा इक्यू भी क्लियर है। हम कंडक्टेंस को बदल सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसे कैलकुलेट भी कर दो, कोलो इमोई सब याद है। उसके बाद आया गैल्वेनिक सेल, कोई दिक्कत? हमने यहाँ पे सेल बनाना सीखा, और एक बहुत सिंपल सा लॉजिक सीखा कि किसी भी सेल को बनाइए,
और आप चाहे तो उसका ईएमएफ बदल भी सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन। याद रहेगा। आगे बढ़ने के पहले एक सवाल पूछता हूं, फिर देखता हूं कितने अच्छे से आप नोट्स रिवाइज करते हैं। पूछ लूं, ई सेल कैन बी चेंज्ड, क्या बोला मैंने? ये आपके नोट्स में पॉइंट भी है। ई सेल कैन बी, नंबर वन, बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग द फैक्टर, इलेक्ट्रोड, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, ई सेल कैन बी चेंज बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या सबको अमाउंट फील आता है? इसमें खूब सवाल बनाता है, कंफ्यूज मत होना, ये आपके कंसेप्ट को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखना अमाउंट के बदलने से ई सेल बदलने वाला, कंसंट्रेशन बदलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैंने आप सबसे कहा था कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस का होना जरूरी नहीं है। क्या ये सबको याद है? ये सब बेसिक खास बातें हैं, इनको दिमाग में रखिए, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल का, याद है क्या? और वो फॉर्मूला शायद कुछ ऐसा था, -0.06 इंटू पीएच। एक मिनट, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है, अगर कंसंट्रेशन, अच्छा ये नंबर तब आता है जब टेम्परेचर 25 होता है। 25 नहीं होगा तो ये भी ये नहीं कुछ और होगा, लेकिन जाने अनजाने हमारा सिलेबस 25 में चलता है, लेकिन हमेशा 25 हो कोई जरूरी। ऐसे सवाल इस चीज का साक्षात प्रमाण है, उन्होंने जनरल फॉर्मूले से भी सवाल पूछा है और ऐसा और भी हुआ है। इज दिस क्लियर? अब एक सवाल का जवाब देना जरा। इमेजिन करो कंसंट्रेशन 1 मोलर है, मान लो कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो पीएच, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, यानी माइनस लॉग ऑफ 1। डन। टेम्परेचर हो 25, 35, 55, 90, 95, ये बदलेगा, लेकिन ये बदलने वाला, अरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन, याद आ रहा है? इस स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है उस समय टेम्परेचर कुछ भी हो फर्क पड़ने वाला, लिखवाया था रिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। आई होप वो पॉइंट भी क्लियर है। चले चैप्टर के तीसरे हिस्से की ओर। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आ जाओ, पहले समझना सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक डिवाइस है। क्या है ये? आपने अभी तक कितने डिवाइस के नाम सुन लिए? कंडक्टिविटी सेल नहीं, शुरू से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंडक्टिविटी सेल, गैल्वेनिक सेल, सबका काम अलग है। इसमें सबसे अलग कौन निकला? कंडक्टिविटी सेल, जो क्या नापा करता था? याद आया? ऑलराइट, आप सबका ध्यान चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा लिखते चलना साथ में, थोड़ा थ्योरी है शुरू में, है ना, अगले 15 मिनट थ्योरी, उसके बाद फिर से कंसेप्ट आ जाएगा। एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से ऐसी रिएक्शंस को अंजाम देता है जो खुद नहीं होती है। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस को भी कराने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सहारा लेते हैं, और जिस डिवाइस में सारा कार्यक्रम करते हैं उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन? इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो इसे ऐसे समझिए प्यारे बच्चों, हम सबके सामने लिखा है NaCl। अरे और सिंपल, हम सबके सामने पानी है, बोलो हाँ या ना। NaCl के अंदर एक तत्व कौन है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट पानी था, पानी में एक तत्व हाइड्रोजन और एक तत्व ऑक्सीजन। अगर हम चाहते हैं पानी को देख देख के कहें पानी अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करो, तो क्या अलग करेगा? तो बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई कि नॉन स्पॉन्टेनियस? अगर मैं NaCl से कहूं NaCl तुम जिससे बने थे उसी में सेपरेट हो जाइए, यानी Na और Cl2 में सेपरेट हो जाओ, तो होगा कि नहीं होगा? ये अपने आप नहीं होगा, ये अपने आप, जो अपने आप नहीं होता उसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस को भी कराया जा सकता है। पढ़ाई अपने आप होती है कि नहीं होती? लेकिन उसे भी कराया जा सकता है। और कंसेप्ट कहता है, साइंस कहता है, बस एक बार झटका दीजिए उसे। क्या दीजिए? झटका। जैसे झटका मिलेगा, है, जैसे झटका मिलेगा नॉन स्पॉन्टेनियस भी होने लग जाएगा। तो आज मैं आपको उसी झटके की कहानी सुनाने वाला हूं, जरा सुनिएगा। तो अभी मैंने आपके सामने लिखा एक ऐसा डिवाइस, क्या बोला मैंने? एक ऐसा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बहुत सारे अलग अलग तरह के फेनोमेनन किए जा सकते हैं, लेकिन हम
एज पर आवर सिलेबस केवल एक ही काम करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करेंगे? यानी हम इस डिवाइस में केवल एक ही तमाशा देखेंगे, किसका? इलेक्ट्रोलिसिस का। वैसे तमाशे तो बहुत है, लेकिन केवल एक ही होगा, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या होता है बताता हूं, अपने एक लाइन लिखना जैसा लिखा है। इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या होता है पहले ये बता देता हूं, लिखते चलना। इलेक्ट्रोलिसिस के एक एक वर्ड को समझना। केमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि आगे मैं सवाल पूछूंगा आपसे, ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा, मगर वो नहीं होगा एज पर डेफिनेशन। तो पहले समझो इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। केमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। कैसे टूटा? केमिकली। केमिकल डिकम्पोजिशन किसका? ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कब होता है? जब वो सॉलिड के फॉर्म में होता है कि मोल्टेन या एक्वस के फॉर्म में। यानी ये जादू तभी चलेगा जब इलेक्ट्रोलाइट के अपने फ्री आयन हो, मतलब या तो मोल्टेन फॉर्म में या तो वो एक्वस फॉर्म में। लिखना जरा, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टेन और इन एक्वस फॉर्म, और इन एक्वस फॉर्म ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उसका जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है यही कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। एक मिनट, इलेक्ट्रोलिसिस एक फेनोमेनन है जो कहां होने वाला है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और क्या होने वाला है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का केमिकली डिकम्पोजिशन होगा, अपने आप नहीं, जब उसमें से करंट पास होगा। इज क्लियर? अगर उसका केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं हुआ और मैं आगे चल के पूछूंगा बताओ इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ कि नहीं हुआ, तो कहना नहीं हुआ। कुछ बनना इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, उस कंपाउंड का केमिकली डिकम्पोजिशन होना इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसे समझिएगा। और मैं आगे पूछूंगा H2SO4 के बारे में, और आई ट्रिपल एग्जाम होता है उसका सवाल भी है, सुनते चलना ध्यान से। सुन रहे हो क्या? आइए जरा, हम सबके सामने एक वर्ड आया इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, लिखते चलिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्या पढ़ेंगे? तो कॉपी में लिख लीजिएगा, क्वालिटेटिव। इसे अगर मैं लोकल देसी भाषा में कहूं तो कहूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बना। क्या बताऊंगा? जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बना, एक्वस NaCl का करोगे तो क्या बना, डाइल्यूट NaCl का करोगे तो क्या बना, NaCl इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड करोगे तो क्या बना, NaCl इन मरकरी इलेक्ट्रोड करोगे तो क्या बना। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, इन सभी केसेस में अलग अलग बना। NaCl ही था, कौन था, लेकिन हर बार जो प्रोडक्ट आए वो अलग आए। क्यों आए, कैसे आए, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या सिखाऊंगा, क्वालिटेटिव को लिख लेना नीचे, क्या क्या बना, लिख लो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बना, और जब आप ये सीख जाएंगे क्या क्या बना, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। लिख ले बच्चों, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे हम अपनी लोकल भाषा में कहेंगे कितना कितना बना। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं, क्या कितना। एक कहीं पीछे कह रहा है कितने आदमी थे रे, लिख लीजिएगा बच्चों। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस चलेगा। और इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग दो हिस्से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वालिटेटिव, फिर क्या पढ़ेंगे, अब समझना थोड़ा सा। हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ने वाले हैं, वेल एंड गुड, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं, वेल एंड गुड। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस भी जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्या 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 बना। क्या बोला मैंने? ये सबसे पहले समझो किन किन बातों पर निर्भर करता है, या ये समझो ये जो बनती है चीजें आखिर बनती कैसे हैं, तब तो हम समझेंगे कि भाई क्या क्या बना, हाँ या ना। तो ये समझाने के लिए आपको सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो कॉपी में अलग से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो समझाने के पहले आइए एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाता हूं।
आप सबके सामने एक बर्तन है, दिख रहा है क्या? और इस बर्तन में हमने फिर से लगाए इलेक्ट्रोड। क्या लगाए? एक मिनट, इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन सबको याद है? इलेक्ट्रोड होता है, अक्सर वो कंडक्टर होता है। अक्सर वो कंडक्टर होता है कि हमेशा वो कंडक्टर होता है? लेकिन अक्सर वो, पक्का ना? ये भी एक इलेक्ट्रोड है और ये भी एक इलेक्ट्रोड है। और अगर ये इलेक्ट्रोड है तो हर वो चीज हो सकती है जिससे होके कंडक्शन हो सकता है। अगर यहां पे कुछ ना मिले तो आप खुद भी यहां पे खड़े हो सकते हैं। हाँ या ना? एक मिनट, अब ये हमारे सामने दो इलेक्ट्रोड है, सबको दिख रहा है क्या? अब थोड़ा समझना, इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से सेटअप किया और कुछ इस प्रकार से बैटरी थी। इस बैटरी का सिंबल देख के बताइए एसी सोर्स है कि डीसी सोर्स? आप सब एसी और डीसी को तो समझते हैं ना? शायद ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव। एक मिनट, निगेटिव से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जिनको नहीं पता वो मान ले, छोटी वाली लाइन से इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक? इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है बच्चों, और यहां से एंटर करेगा, चलेगा? चलेगा। अब इमेजिन करते हैं अंदर यहाँ पे कैटायन मौजूद है और यहाँ पे एनायन मौजूद है, मान लो। सर ये आए कहां से? इलेक्ट्रोलाइट को जब मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में मिलाया जाता है तो अपने फ्री आयन में टूट, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे अंदर कैट आयन और एन आयन आराम से बैठे थे, लेकिन अचानक से इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है तो ये कैटायन जो है क्या इसकी ओर अट्रैक्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चला जाएगा? एक मिनट, रीजन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रीजन दो जो आयन होते हैं अपने आयनिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होते हैं, वो भी न्यूट्रल होना चाहते हैं और ऐसा पढ़ाया जाता है कि न्यूट्रल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन आयनिक फॉर्म। हाँ या ना? व्हाटएवर। अब सुनिएगा, ये जो कैटायन है ये इसकी ओर क्यों जाता है? दो कारण, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है क्योंकि वो अपने आयनिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, वो भी अपने न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहेगा। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ये सारा का सारा कैटायन उसकी ओर भागता है, बोलो हाँ या ना? अब जैसे कैटायन उसकी ओर जाएगा, ए प्लस पहुंचा, हाँ या ना? वहां पे उसे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये क्या बन गया? ए प्लस से ए बनना, ये रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं जहां पर या जिसका होता है रिडक्शन वही तो होता है कैथोड। एक मिनट प्यारे बच्चों, पूरी क्लास बोर्ड पे आ जाओ जरा। आज ये जो टर्मिनल है बताओ, इस पे इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा तो इस पे माइनस साइन होगा कि प्लस साइन होगा? बोलो ना यार। आज यहाँ पे रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? तो बताओ ये कैथोड होगा एनोड होगा? ये कैथोड है क्योंकि माइनस साइन है। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बोलो ना। अगर कैथोड माइनस साइन वाला होता तो फिर गैल्वेनिक सेल में माइनस साइन वाला एनोड क्यों था? जिंक पे नेगेटिव चार्ज था, कॉपर पे, जिंक पे याद है कि नहीं याद है? और कॉपर पे? नहीं नहीं, कॉपर पे पॉजिटिव कहा था क्या? पक्का ना? नहीं, एक्सेप्शन था ना एक बार तो। अच्छा, जिंक पे निगेटिव था और कॉपर पे पॉजिटिव, याद है ना? याद है कि नहीं याद है? ठीक। तो जिंक पे निगेटिव था और कॉपर पे पॉजिटिव। एक मिनट, जिंक पे निगेटिव था मगर वो क्या था? एनोड। आज यहाँ पे नेगेटिव है मगर ये क्या है? कैथोड। मैंने कभी भी आपको साइन से तो रटवाया ही नहीं एनोड कैथोड क्या है, हमेशा से एक ही डेफिनेशन बताई और सरफेस केमिस्ट्री तो यही कंसेप्ट चलेगा, जहां पर जिसका ऑक्सीडेशन वही होता है और जहां पर जिसका रिडक्शन वही होता है कैथोड। इज दिस क्लियर? एक मिनट, ये हो गया कैथोड। तो मुझे बताओ आज यहाँ पे जो एनायन है क्या वो इसकी ओर जाएगा? और जैसे एनायन लेट्स में जो बी माइनस है जब उसकी ओर गया तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि गेन हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन। प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। एक मिनट रुकिएगा, आज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ, तो ये एनोड बनेगा कैथोड। अच्छा, आज जब यहाँ से सर्किट को देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एग्जिट मार रहा, बोलो हाँ या ना? यहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एग्जिट मार रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा निगेटिव पॉजिटिव। आज मुझे बताओ इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसका एनोड से कोई लेना देना नहीं है, मात्र एक परिभाषा थी, एक है, जहां पर जिसका रिडक्शन कैथोड, जहां पर जिसका ऑक्सीडेशन एनोड। चार्ज जो आता है आने दो, हमें चार्ज से कोई मतलब नहीं है। डन? डन? अब सुनिएगा ध्यान से, एक बात बताओ, आज यहाँ पे ए प्लस का क्या हुआ? रिडक्शन। कैटायन का क्या हुआ? रिडक्शन। बोलो ना यार। अक्सर कैटायन तो मेटल आयन के होते हैं क्योंकि अक्सर एनायन तो नॉन मेटल के होते हैं।
सोच लो, सोच लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अक्सर कैटायन किसके होते हैं? कॉपर, कॉपर +2, जिंक, जिंक +2, क्रोमियम, क्रोमियम, हाँ या ना? मतलब कैटायन को आप एज अ मेटल आयन मानो। मान लो ए रिडक्शन मेटल का होता है कि मेटल आयन का? परफेक्ट। और एनायन अक्सर किसका होगा? नॉन मेटल का। नॉन मेटल का रिडक्शन होता है कि नॉन मेटल आयन का? नॉन मेटल का रिडक्शन, मगर नॉन मेटल आयन का? नॉन मेटल आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा, लॉजिकल है। मेटल आयन का रिडक्शन हो रहा, लॉजिकल है। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, समझदार हो तो बताना। पूछ लो क्या? इमेजिन करते यहाँ पे एक कैटायन होता A+, एक कैटायन होता D+, मान लो, मान लो इसकी तरफ A जाएगा, D जाएगा। आधे सोच पड़ गए, हाँ यार ये सवाल तो बढ़िया है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, D देखता रहेगा। एक तू जा, मैं आता हूं बाद में। ऐसा A जाएगा, D जाएगा। सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन तो दोनों के लिए है ना। बट पहले A जाएगा, पहले D जाएगा। देखो इनके दिमाग में रटा था, वही बोलना है मुझे, मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। पहले A जाएगा, पहले D जाएगा। हाँ, यहाँ पे पहले A पहले D से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी कोई खेल, क्योंकि कुछ आयन तो सॉल्यूशन के जस्ट इसके पास भी तो होंगे। अगर किसी के दिमाग में कुछ आयनिक मोबिलिटी का लॉजिक है, हटा देना। मैं एक सवाल पूछता हूँ, इसकी तरफ A+ भी जाएगा, D+ भी जाएगा, दोनों का रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन पहले होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है। क्षमता बोले तो पोटेंशियल, क्षमता बोले तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वही पहले रिड्यूस होगा। इन द सेम वे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वही पहले ऑक्सीडाइज होगा। एनसीईआरटी तो बढ़िया लाइन लिखता है, वो कहता है, एनसीईआरटी नाम सुना बेटा? वो कह सुना नहीं सुना है? एनसीईआरटी कहता है, अच्छा हाँ ठीक है बेटा, कहती है, कहता है, वॉट एवर है ना, आप तो उसी में लड़ते रहना। हाँ उससे ऊपर उठो यार। एनसीईआरटी कहता है, सुनिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। साल इनका इसी में बीत गया, कहता था कि कहती था, खैर। एनसीईआरटी कहता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज द आइडिया ऑफ, इज द रिलेटिव टेंडेंसी, मतलब आपस में तुलना करने का तरीका है। इज द आइडिया ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लोगों को एक से ज्यादा स्पीशीज रिड्यूस होती नजर आई, लोगों को एक से ज्यादा स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती नजर आई। अब पता कैसे चले कि कौन पहले रिड्यूस होगा, कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा? तो उन्होंने कहा भैया इनकी क्षमता पता करो, और उसी का नाम दिया गया पोटेंशियल। तो जिसकी अंदर जो पोटेंशियल ज्यादा वो वही होगा, इट्स ऑब्वियस। अरे हाँ या ना? तो अगर इन दोनों कैटायन में से D+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, अगर तो पहले कौन रिड्यूस होगा? D+। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी बात है, हाँ या ना? अब एक सवाल पूरी क्लास से पूछता, पूछ लो क्या? एक बात बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे DC नहीं AC होता, अगर यहाँ पे DC नहीं, तो बताओ क्या इसकी और कैटायन आपके रिड्यूस हुआ होता? सर चाहा तो होता, मगर आया गया, आया गया, आया गया। क्यों ऐसा? क्योंकि सर AC का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, और लेट्स इमेजिन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मान लो। कितनी फ्रीक्वेंसी AC की? हम लोग तो US में रहते हैं, 60 हर्ट्ज है यहाँ की, तो मान लो 60 हर्ट्ज है। अरे मान लो, अब 60 हर्ट्ज का फील आता है कि नहीं आता? क्या फील है? एक सेकंड में 60 टाइम 60 साइकिल, राइट? सोचो एक सेकंड में 50 बार 60 बार अगर साइकिल रिपीट हो रही है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वेदर द स्पीशीज विल रिड्यूस और नॉट? सर अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि बार बार जो वो चीजें बदल। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे सर ऐसा नहीं हो सकता, एक बार जब आया तो आके रिड्यूस हो जाए फिर दूसरी, अलग ही साइंटिस्ट दिमाग चल रहा है। खैर, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है कि वहां पे अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अब रुकना ध्यान से, हमने कंडक्टिविटी सेल पढ़ा था। एक मिनट, अगर यहाँ पे डीसी सोर्स है, क्या है? तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब मान लो पहले अंदर जो सामान था उसका नाम था AB, क्या नाम था? AB। अब क्या वो A और B में अलग हो चुका है? अब A और B में अगर वो सेपरेट आउट हुआ है, तो बिकॉज ऑफ डीसी सोर्स, बिकॉज ऑफ आपने उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जिसका नाम AB था, लेट्स इमेजिन वो NaCl है मान लो पल भर के लिए। अगर आप NaCl को देखते रहते, अपने हाथ में लेके कहते भैया Na अलग हो जा, C अलग हो जा, तो क्या अलग होता? लेकिन आपने जैसे बिजली का झटका दिया, अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोला मैंने?
ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ नहीं हुआ? हुआ। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था कि नॉन स्पॉन्टेनियस? लेकिन फिर भी उसे कराया गया। अब सुनना ध्यान से, पूछूं एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एसी होता, अगर यहाँ पे, तो NaCl से Na और हाफ Cl2 बनता कि नहीं बनता? अब इसको मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर एसी सोर्स होता तो कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर बदलने वाला नहीं था, लेकिन डीसी में कंपोजिशन बदल। अब वो लाइन का मतलब आपसे पूछता हूं, मैंने कंडक्टिव सेल में लिखवाया था, कंडक्टिव सेल में वोल्टेज सोर्स कैसा होना चाहिए? डीसी, केसी। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस समय हमें कंपोजिशन बदलना, लेकिन आज हमें कंपोजिशन बदलना है। अगर वहां भी डीसी लोगे तो लोगे NaCl का रेजिस्टेंस निकाल ले, NaCl रहेगा ही नहीं। समझे क्या? वो ना होने पाया तो हमने क्या लिया था? एसी। ये जो फोटो आपको नजर आई, यही फोटो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। जल्दी से तस्वीर बना लीजिए छोटी सी। बच्चों लिखिए जल्दी से। कहां से टाइम हो गया? क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, बस आपको ज्यादा थोड़ी पढ़ाएंगे, चित्र बना लीजिए बस। मैं फिर कह दूं सीरियस नोट पे, पेपर अभी कैंसिल है ऐसा ऑफिशियली नहीं है। ये सोच के पढ़ाई मत छोड़ देना। हाँ? लिख लिया होगा सबने? तो अब कैसे होगा इलेक्ट्रोलिसिस, 2 लेक्चर में से खत्म कर रहे हैं अपन, ठीक है? उसके बाद एक अगला जो चैप्टर से खत्म करते हैं। आप सब पढ़ते रहिए, और जो मैंने होमवर्क दिया था कर लिया है क्या? वो मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 2 3 डिस्कशन जिस दिन लास्ट होगा खत्म होगा कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, थैंक यू सो मच। बंद कर दो इसे। ये जरूर लिख देना, वोल्टेज सोर्स मस्ट बी डीसी सोर्स, लिख देना। हाँ जरूर लिख लिया, बजा सकते हैं। ऑनलाइन वालों का अलग ही क्वेरी है। वो कहते टेस्ट कैंसिल तो ऑफलाइन का आया है, ऑनलाइन का तो नहीं आया है। वो भी गलत नहीं है, और लॉ ऐसे ही पढ़ा जाता है। मतलब लॉ में जितना लिखा है तो नहीं माना जाता है एज पर लॉ। अगर ऑनलाइन लिखा है कि ऑफलाइन में सभी पेपर निरस्त किए जाते हैं, तो ऑफलाइन में ही किए जाते हैं। बेटा अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं, बताता हूँ, ठीक है? तो सही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बस एक सेकंड, इसको लॉग आउट कर दूं, बंद कर।